हम लोगों ने डिफाइन किया था कि बोलेंगे दो सेट है ए और बी, ये न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे अगर कोई एक बाइजेक्टिव मैप हो। कहाँ से? ए से बी में एक बाइजेक्टिव मैप हो। और हमने डिफाइन किया था कि काउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल सेट है या तो वो क्या हो, फाइनाइट हो, और या तो काउंटेबल कोई सेट ए है मान लीजिए, तो वो काउंटेबल कब कहलाएगा? इधर वो फाइनाइट हो और या तो फिर वो ए किसके इक्विवेलेंट हो जाए, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। ऐसे केस में इसको बोलते हैं डिन्यूमरेबल सेट। डिन्यूमरेबल सेट या इन्यूमरेबल सेट, क्या बोलते हैं? इन्यूमरेबल सेट। तो या तो वो डिन्यूमरेबल सेट हो या तो वो इन्यूमरेबल सेट हो और या फाइनाइट हो। डिन्यूमरेबल और इन्यूमरेबल दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। मीन्स कि वो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है, और ऐसे सेट को जो डिन्यूमरेबल रहते हैं या इन्यूमरेबल रहते हैं उसको काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके, तो काउंटेबल सेट वो है जो या तो फाइनाइट हो और या तो फिर इन्यूमरेबल या डिन्यूमरेबल हो, ठीक है। और ऐसे सेट जो काउंटेबल नहीं है उसको हम अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल सेट क्या है? अनकाउंटेबल सेट a set which is not countable। ओके, तो ये आपका अनकाउंटेबल सेट का डेफिनेशन हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो वो डिन्यूमरेबल हो जाए, फाइनाइट सेट है तो वो काउंटेबल हो जाएगा। ये हम लोगों ने इजिली बाय डेफिनेशन हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर दो सेट है और इसकी कार्डिनलिटी n है और दूसरा सेट है b, इसकी कार्डिनलिटी m है, तो a इक्विवेलेंट b होगा, ठीक है। मींस कि दोनों इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप हो। ये बाइजेक्टिव मैप हो a और b के बीच में बाइजेक्टिव मैप हो एक, ठीक है, तभी दोनों न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये तो हमने, और ये कब होगा? जब m इक्वल टू n हो जाए। मीन्स दो फाइनाइट सेट है वो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट तभी होंगे जब उनके बीच में बाइजेक्टिव मैप तभी एग्जिस्ट करेगी जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स इक्वल हो जाए। ओके, यहीं से हमने एक और कंक्लूजन किया था कि अगर m और n एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी m है और एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी n है, अगर m इक्वल नहीं है n के, देन देयर एग्जिस्ट नो बाइजेक्टिव मैप, या नो बाइजेक्टिव मैप बिटवीन ए एंड बी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के बीच में बाइजेक्टिव मैप होगा तो दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल होना चाहिए। और हमने क्या एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है कि दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल नहीं है, इसलिए उनके बीच में बाइजेक्शन में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, और सिंपल रिजल्ट है जो हमारे लिए यूजफुल है। कौन से रिजल्ट? जैसे कि कंपोजिशन ऑफ onto maps is onto composition of one maps। दो वन मैप्स है तो वो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। मीन्स कि अगर दो इंजेक्टिव मैप है तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी इंजेक्टिव हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो कंपोजिशन है किसका? बाइजेक्टिव मैप का, वो भी ऑलवेज बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली थी, और हम लोग देखते हैं क्या देख चुके हैं अभी तक। तो नेक्स्ट है एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, वो ये है कि फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट्स। पहला कि A इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट। दूसरा
there exists a surjective map कहाँ से, surjective map f from n to set of natural number to a, ठीक है। और तीसरा there exists injective map g from set a to n। ये तीन कंडीशन इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं अगर एक सेट को हमें काउंटेबल दिखाना हो। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। या तो हम दिखा रहे कि सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट कर रही है नेचुरल नंबर n से a में, और या तो फिर हम दिखा दे कि इंजेक्टिव मैप एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, a से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट कंडीशन है, इनमें से कोई भी हम यूज करेंगे किसी सेट को काउंटेबल दिखाने के लिए, ओके। फिर और हमने कंक्लूड किया था कि मान लीजिए कोई मैप है f from a to b is any map from a countable set a to b, then range of f, that is f of a, is always countable। अगर कोई मैप है काउंटेबल सेट से तो उसकी रेंज हमेशा काउंटेबल ही आएगी। कोडोमेन आपका अनकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन उसकी रेंज क्या है, अगर डोमेन उसका काउंटेबल है तो उसकी जो रेंज है वो हमेशा काउंटेबल होगी, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पर जाएगा, है ना, तो ऑब्वियसली, ठीक है, एक पॉइंट है तो वो किसी ना किसी एक ही पॉइंट पर जाएगा, एक पॉइंट है दूसरा तो वो भी किसी दूसरे पॉइंट पर जा सकता है, या तो फिर सेम पॉइंट पे जा सकता है। तो अगर सभी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जाएंगे तब भी उसकी जो एफ इमेज में है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स होंगे, जितने एज मेनी एज पॉइंट्स इन ए। तो जो एफ ऑफ ए है वो भी एट मोस्ट क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, ओके। यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ f from a to b is any map and f of a is uncountable, अगर क्या हो, रेंज क्या है वो अनकाउंटेबल हो, then a is an uncountable set, ठीक है। अगर रेंज किसी मैप की अनकाउंटेबल है तो डेफिनेटली डोमेन क्या होगा, उसका अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि काउंटेबल सेट से किसी मैप का जो रेंज होता है वो हमेशा काउंटेबल रहेगा। तो अगर यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो रेंज है यानी कि एफ ऑफ ए है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, तो डेफिनेटली जो आपका सेट ए था यानी डोमेन है एफ का वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल उसको होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कि अगर कोई मैप है, इफ एफ इज मैप फ्रॉम ए टू बी, इफ एफ इज an injective map, then cardinality of a is less than or cardinality of b। ये अगर a से b में इंजेक्टिव मैप है तो a की जो कार्डिनलिटी है वो आपका क्या हो सकती है, सेकेंड, someone is waiting, okay। तो
तो अगर कोई मैप इंजेक्टिव मैप है एक सेट से दूसरे सेट में, तो जो डोमेन की कार्डिनलिटी है वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी से ऑलवेज लेस देन रहेगी या इक्वल रहेगी। ओके, फिर और क्या हमने कंक्लूड किया था कि अगर इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन ऑनटू मैप, अगर ये क्या हो जाए, ऑनटू मैप हो जाए, then cardinality of B is less than or equal to cardinality of A। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए कि किसी सेट को क्या दिखाना है कि उसकी कार्डिनलिटी किसी दूसरे सेट से कम है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यानी कि दिखाना हो कि ए की जो कार्डिनलिटी है वो किससे बी की कार्डिनलिटी से कम है, तो या तो हम क्या करते हैं, ए से बी में एक इंजेक्टिव मैप ढूंढ दें, ठीक है, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। और या तो फिर हम एफ बी से ए में एक ऑनटू मैप यानी सर्जेक्टिव मैप ढूंढ दें। अगर ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो गया तो अपने आप ही इसकी कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से कम हो जाएगी। देखिए, ऑनटू होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मैप यहाँ से ले लें सिंपली 2 एलिमेंट सेट से, कहाँ पर, आर में, ठीक है, तो ऑब्वियसली आर की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, सी होती है। जो आर की कार्डिनलिटी है वो उसको बोलते हैं सी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ कंटिन्यूम बोलते हैं। और ये अनकाउंटेबल सेट है, तो अगर हम डिफाइन कर दें कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो मैप तो डिफाइन है लेकिन एक फाइनाइट सेट से अनकाउंटेबल सेट में डिफाइन है, और ये अनटू नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सी, जो सी कार्डिनलिटी आर की है वो लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाए। तो आप ऑब्वियसली एक काउंटेबल सेट से अनकाउंटेबल सेट में मैप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो अनटू नहीं हो सकती है। यहाँ तक में कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है? ओके, नेक्स्ट जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ एनी फाइनाइट सेट, finite set is a finite number, finite integer, positive integer, in fact non-negative integer, and cardinality of infinite set is not a finite integer. It is called transfinite number। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसकी जो कार्डिनलिटी है जो भी होगी उसको हम सिंपली बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर। उसकी कार्डिनलिटी एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। अगर वो फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट थे, डेफिनेशन थी। एक और हमने प्रूफ किया था कि देयर एग्जिस्ट नो मैप एफ फ्रॉम अ finite set to its proper subset। there exists no bijective मैप, ठीक है, बाइजेक्टिव मैप एफ फ्रॉम अ फाइनाइट सेट टू इट्स प्रॉपर सबसेट। तो दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट A is infinite if and only if there exists
A bijective map from A to its proper सबसेट। ठीक है, अगर किसी सेट से उसके एक प्रॉपर सबसेट में एक बाइजेक्टिव मैप ढूंढ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो सेट फाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैप तभी डिफाइन हो सकती है जब दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाए। ओके, तो हम दूसरे तरीके से इनफाइनाइट सेट को डिफाइन किए हैं कि इनफाइनाइट सेट कोई ऐसा हो सकता है अगर उस सेट से उसी उसके एक प्रॉपर सबसेट में एक हम बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर दें, तो वो सेट क्या होगा, डेफिनेटली इनफाइनाइट हो जाएगा। हमने एक मैप भी डिफाइन किया था, कहाँ से, प्रूव दैट n is infinite set by showing that f from n to n minus singleton 1 given by f of n equal to n minus 1, okay, is बाइजेक्टिव मैप। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक मैप, बाइजेक्टिव मैप डिफाइन किए हैं, कहाँ से, n से उसके एक प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सबसेट क्यों है, क्योंकि हमने 1 को वहां से सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 को रिमूव कर दिया है, तो ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। और जो मैप है वो क्या हो गई, आप चेक कर सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव मैप है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो फाइनाइट नहीं है, क्योंकि फाइनाइट सेट से उसके प्रॉपर सबसेट में बाइजेक्टिव मैप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर हमने प्रूफ किया था, we have proved that first n is countable set of integer, q set of positive integers, set of negative integers, ठीक है, q plus set of positive rational, q minus set of negative rationals are countable sets। ठीक है, और क्या प्रूफ किया था, हमने ये प्रूफ किया था कि एनी सबसेट ऑफ a countable set is countable। हमने रिस्ट्रिक्शन लिया था, ठीक है, मैप, और ये दिखा दिया था कि ये कोई भी सबसेट है किसी भी काउंटेबल सेट का है तो हमेशा काउंटेबल होगा। ठीक है, और हमने क्या प्रूफ किया था, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ, ये सारे रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, उसी को मैं ब्रीफ कर रहा हूँ जो अभी 2 या 3 क्लास में हो चुका है। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स is countable, okay, in particular n cross n, ठीक है, is countable। फिर हमने दिखाया था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स is countable। ओके, ठीक है, तो ये रिजल्ट हुए थे, अभी तक हमने प्रूफ किया था। ठीक है, और एक हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया था कि if a is
any set, then there exists no surjective map from A to power set of A. In particular, cardinality of power set of A is strictly greater than cardinality of A for all A. कोई भी सेट होगा तो उसके पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है वो ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगी उस सेट की कार्डिनलिटी से, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब हम और आते हैं आगे, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल polynomials px equal to a0 plus a1x plus dot am x की पावर m with integral coefficient coefficients is countable। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन, ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिनके कोफिशिएंट क्या है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल होने का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट इनके इंटीजर्स हैं, ओके। यानी कि a0 a1 a2 am ये सारे जितने भी कोफिशिएंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स है नेगेटिव इंटीजर। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो सिंपल हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा। अगर हम कहें कि सपोज, इसका प्रूफ तो बहुत आसान है लेकिन दो प्रूफ मैं दूंगा। फर्स्ट प्रूफ ये है, प्रूफ फर्स्ट, तो ये सिंपली प्रूफ करेगा। क्या है कि सपोज हम क्या कर रहे हैं कि पी आई इज कलेक्शन ऑफ ऑल polynomials of degree I minus 1। I belongs to set of natural number। तो I equal to 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, और डिग्री 0 के पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मिल जाएगा आपको कि जो पी आई है, पी आई इज नथिंग बट पी आई इज इक्विवेलेंट टू, कैसे, जेड क्रॉस अप टू कितना बार जेड, और यहाँ पर आई टाइम्स। कैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई आपने पॉलिनोमियल लिया 2 डिग्री का पॉलिनोमियल a0 प्लस a1 x और प्लस a2 x स्क्वायर। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हुए, a0 a1 और a2, और ये तीनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका कोफिशिएंट कहाँ पर रहेगा, ये आपका, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं a0, a1, a2। तो ये जो पी आई से ये कहाँ से मैप हो जाएगी, P3, ठीक है, P3 से ये मैप हो जाएगी, बाइजेक्टिव मैप हो जाएगी कहाँ पर, जेड क्रॉस जेड में, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पर इंटीग्रल कोफिशिएंट की जगह रेशनल कोफिशिएंट कर देंगे तो ये जो पी आई हम क्या लेंगे, पी आई कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री आई माइनस 1 तो लेंगे है, लेकिन यहाँ पर पी आई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जेड के बराबर नहीं होगा, जस्ट क्यू क्रॉस
क्यू के बराबर हो जाएगा आई टाइम्स, ठीक है। और ये क्या है, जेड की पावर आई, ठीक है। ये क्या है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल, क्या देखें, अगर हम ले लें कि P इक्वल टू जस्ट यूनियन ऑफ पी आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जितने भी आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं वो सारे किसी न किसी पी में होंगे, क्योंकि उसका डिग्री कुछ ना कुछ होगा, या तो डिग्री 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, और किसी न किसी पी में वो लाई करेगा। और सारे हमने ऐसे पॉलिनोमियल्स का यूनियन कर लिया, तो पी मिल गया, जो हमारा जो सेट था, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी आई क्या है, काउंटेबल है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल यूनियंस ऑफ काउंटेबल सेट। तो क्या हो गया, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो आपका जो ये है पी, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काउंटेबल सेट, ठीक है। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, जस्ट हमने एक ही रिजल्ट यूज किया कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल है, और दूसरा हमने यूज किया कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक प्रूफ दिया है कि हमने प्रूफ कर दिया कि आपका कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट इज काउंटेबल। तो ये हमने एक प्रूफ दिया। दूसरा प्रूफ आप इजिली ये कर सकते हैं, वो क्या है, प्रूफ 2 अगर हम आए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये कैसे है, क्योंकि इससे हमें एक और दूसरा रिजल्ट हम कंक्लूड करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा बेहतर प्रूफ है। हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उनको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू अगर हम डिफाइन कर दें, जस्ट a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू ai x की पावर आई, ये ith डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर हम पी आई प्लस वन अगर लें, पी आई प्लस वन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ आई डिग्री, ठीक है, विद रेशनल कोफिशिएंट। अब यहाँ पर इंटीजर कोफिशिएंट नहीं कर रहे हैं, रेशनल कोफिशिएंट कर रहे हैं, तो भी आप इजिली देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये एक्चुअली में इक्विवेलेंट हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ से कितने टोटल कोफिशिएंट मिल रहे हैं, आई प्लस वन आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट मिल रहे हैं, तो ये एक्चुअली में क्यू आई प्लस वन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर हम क्या कर दें कि P इक्वल टू जस्ट, और ये क्या है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट है, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। और अगर हम यूनियन कर दें पी आई प्लस वन आई इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, इसका यूनियन कर दे, तो ये क्या हो गया, जस्ट ए काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हो गया, ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, सो काउंटेबल, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इंटीग्रल कोफिशिएंट ना रहे, अगर वो रिप्लेस हो जाए किससे, रेशनल कोफिशिएंट से, तब भी हमारा जो कलेक्शन है वो आपका काउंटेबल रहेगा, मींस कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोफिशिएंट्स इज काउंटेबल, ओके। तो ये भी काउंटेबल है। अब हम आते हैं प्रूफ जो है इसका दूसरा है, ठीक है। उससे पहले हम एक डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन क्या है कि नंबर इज कॉल्ड अलजेब्राइक नंबर। अलजेब्राइक नंबर की डेफिनेशन है ये,
if and only if it is root of polynomial with integral coefficient. कोई भी नंबर जो रूट होगा किसी पॉलिनोमियल का और उस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है वो क्या हो, उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट सारे के सारे आपके इंटीग्रल कोफिशिएंट हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक एल्जेब्राइक नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से डेफिनेशन देते हैं एक नंबर डेफिनेशन ट्रांसेंडेंटल नंबर की। ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है, नंबर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर which is not algebraic is called transcendental number. ठीक है, ये ट्रांसेंडेंटल और एल्जेब्राइक नंबर की डेफिनेशन है। और जो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है वो ये है कि हम ये प्रूफ करेंगे कि जो एल्जेब्राइक नंबर है वो क्या है, आपके काउंटेबल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले प्रूफ करते हैं जो सेकंड प्रूफ मैंने कहा था कि सेकंड हम प्रूफ ये 2 है, तो इस को प्रूफ करते हैं, यहीं से हमारा एल्जेब्राइक नंबर का कलेक्शन आपका काउंटेबल प्रूफ हो जाएगा। हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, फॉर ईच mn belongs to n cross n, let pmn be the set of polynomials of the form px equal to a0 plus a1x plus up to amx की पावर m। मीन्स कि pmn को हमने क्या किया है, pmn with the set of polynomials of the form, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, m डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, in which mod of a0 plus mod of a1 plus dot mod of am, ये क्या है, n है। ठीक है, हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, pmn को हमने रिप्रेजेंट किया है कि m डिग्री ये पॉलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, और उन सब इंटीग्रल जो कोफिशिएंट्स हैं उन सब की जो न्यूमेरिकल वैल्यू का सम है वो क्या है, n के बराबर है। तो हर एक पेयर के लिए ऐसे कितने आपके पास पॉलिनोमियल हो सकते हैं, then note that for each pair mn in n cross n, pmn is finite set। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, इन सबका सम कितना होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। ओके, तो और उसकी डिग्री कितनी है, m फिक्स्ड है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है, जिनका सभी कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू n के बराबर हो और उनकी डिग्री m हो, ऐसे पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, फाइनाइट ही हो सकते हैं। और हमें पता है कि m डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट m रूट्स होंगे। ठीक है, अब अगर हम क्या कर दें कि p इक्वल टू क्या कर दें, p इक्वल टू कर दें यूनियन ऑफ p mn, mn बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या इसी को क्या कह सकते हैं, यूनियन ऑफ p mn, mn बिलोंग्स टू n क्रॉस n।
तो जितने भी पॉलिनोमियल है किसी न किसी mn में होंगे, क्योंकि क्या होगा, अगर पॉलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट तो क्या मिलेगा, उसका कोई ना कोई डिग्री होगी। मान लीजिए डिग्री m है तो वो pm, और अगर उसके सबके जो कोफिशिएंट है उन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू का सेम अगर n हो गया, जो कि कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, तो डेफिनेटली वो pmn का मेंबर हो जाएगा। तो कोई भी आप पॉलिनोमियल लेंगे वो डेफिनेटली किसी न किसी pmn में लाई करेगा। तो जो सब इन सभी pmn का जो यूनियन है वो जस्ट क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है कि ये काउंटेबल है। अब चूंकि ईच mn क्या है, काउंटेबल है, और ये सेट क्या है, n क्रॉस n सेट क्या होता है, ये काउंटेबल सेट होता है। तो ये जस्ट क्या हो गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। सिंस काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट is countable, so P is countable। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड प्रूफ हो गया। लेकिन ये सेकेंड प्रूफ आपका ये जो रिलेशन है यहाँ पर, ये आपको देगा कि जो सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर है वो एक्चुअली में क्या होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमने देखा कि ईच pmn में कितने एलिमेंट है, एट मोस्ट फाइनाइट है ना। तो इससे क्या मिलेगा, हर एक pmn फाइनाइट सेट है, और हमें पता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है m डिग्री का तो उसके कितने रूट्स हो सकते हैं, उसके एट मोस्ट m रूट्स हो सकते हैं। तो अगर हम डिफाइन कर दें, क्या डिफाइन कर दें कि pmn डैश इज इक्वल alpha such that alpha is a root of a polynomial p belongs to pmn। तो ये क्या सेट हो जाएगा, ये भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि pmn में कितने एलिमेंट हैं, एट मोस्ट फाइनाइट है, और हर एक पॉलिनोमियल क्या है, m डिग्री का है, तो उसके एट मोस्ट m रूट हो सकते हैं। तो ये जो p डैश mn है ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ p डैश mn अगर हम कर लें, जहाँ mn बिलोंग कर रहा है n क्रॉस, जो pmn था वो फाइनाइट था, और p डैश mn हमने क्या डिफाइन किया, अल्फा कोई नंबर है जो कि क्या है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल p है, कोई पॉलिनोमियल का रूट है, और ये पॉलिनोमियल कहाँ बिलोंग कर रहा है, mn में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि एक पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट फाइनाइट रूट होंगे, और pmn में जो एलिमेंट है, pmn में जो एलिमेंट है वो क्या है, एटमोस्ट फाइनाइट है। तो ऐसे पॉलिनोमियल, टोटल पॉलिनोमियल फाइनाइट हो गए, और हर एक पॉलिनोमियल के सिर्फ फाइनाइट रूट हो सकते हैं। तो ये जो p डैश mn है ये सेट क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। और इन सब का यूनियन कर देंगे तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा एल्जेब्राइक नंबर। ठीक है, एल्जेब्राइक नंबर क्या है, जो किसी पॉलिनोमियल का इंटीग्रल पॉलिनोमियल का क्या हो, एक पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट इंटीग्रल हो उसका रूट हो। ये डेफिनेशन थी एल्जेब्राइक नंबर की। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे जितने भी रूट पॉसिबल हैं उन सब का हमने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एल्जेब्राइक नंबर का कलेक्शन मिल गया। और ये क्या है, ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट है, इसलिए क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल। ठीक है, क्योंकि हमने प्रूफ किया था कि जो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट है वो काउंटेबल होगा। तो यहाँ पर काउंटेबल यूनियन ऑफ
काउंटेबल सेट नहीं ले रहे हैं बल्कि फाइनाइट सेट ले रहे हैं, तो फाइनाइट सेट ऑलवेज काउंटेबल होंगे, तो जो हमारा कंक्लूजन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 collection of all algebraic numbers is countable set। ठीक है, note that any rational number is an algebraic number। कैसे? मान लीजिए कि रेशनल नंबर आपका q है, तो हम क्या कर सकते हैं, q को हम m/mn लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें कि x माइनस क्यू इक्वल टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंटली हम लिख सकते हैं x माइनस m/n इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, nx माइनस m इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली q हो जाएगा। ठीक है, q इज roots of x minus q if and only if x minus mn equal to 0, और ये क्या हो गया, if and only nx minus m equal to 0, और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, क्योंकि ये भी n भी आपका इंटीग्रल है, इंटीजर है, और m भी क्या है, इंटीजर है। तो हर एक रेशनल नंबर हम क्या दिखा दिए हैं, हर एक रेशनल नंबर एक्चुअली में एल्जेब्राइक नंबर है, क्योंकि आपके पास हर एक रेशनल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल है, और कौन सा पॉलिनोमियल है, जिसके कोफिशिएंट क्या है, इंटीग्रल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हर एक रेशनल नंबर एल्जेब्राइक है। तो इन पर्टिकुलर हमने दिखा दिया है कि एल्जेब्राइक नंबर काउंटेबल है, तो रेशनल नंबर किसका सबसेट हो गया, रेशनल नंबर सबसेट हो गया एल्जेब्राइक नंबर का, और एल्जेब्राइक नंबर अगर काउंटेबल है तो आपका रेशनल नंबर भी काउंटेबल है। तो आप यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए जो Q है, Q द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट the set of algebraic numbers। So Q is countable। ठीक है, यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं जो Q है वो एल्जेब्राइक, जो कलेक्शन ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर्स हैं उसका क्या है, सबसेट है। और सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर को हमने क्या दिखा दिया कि वो काउंटेबल है, तो Q भी अपने आप ही काउंटेबल हो जाएगा। तो एक आपका ये यहाँ से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, Q आपका काउंटेबल हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल हो जाएगा, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं फाइनाइट सेट, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। तो अब हम क्या देख रहे हैं, नाउ we will show that collection of all transcendental numbers of collection of all real transcendental numbers are countable। कैसे हम दिखा सकते हैं, मान लीजिए कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है एल्जेब्राइक नंबर के कलेक्शन को। ठीक है, बस आपको ये जस्ट यूज करना है, रियल नंबर
is either algebraic or ट्रांसेंडेंटल नंबर। कोई भी रियल नंबर है तो या तो वो अलजेब्राइक होगा और या तो ट्रांसेंडेंटल होगा, दोनों नहीं हो सकता है। मींस कि आर को हम कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, टी ये ट्रांसेंडेंटल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है, और यूनियन अलजेब्राइक नंबर, ये क्या है, अलजेब्राइक नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, आपका अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ए सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर, ये भी आपका काउंटेबल सेट है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, जो टी है सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर, वो क्या होना चाहिए, अगर ये काउंटेबल हो गया तो टी भी काउंटेबल, ए भी काउंटेबल, तो दोनों का यूनियन भी काउंटेबल हो जाएगा, इसलिए आर अपने आप ही काउंटेबल हो जाएगा। तो आर क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए टी को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है। इफ टी इज टी द सेट ऑफ रियल transcendental numbers is countable, then R is countable, which is not true, ठीक है। So we must have T is uncountable, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि जो सेट ऑफ दस सेट ऑफ ऑल रियल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स are uncountable set of all real ट्रांसेंडेंटल नंबर इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट हो गया, ठीक है, कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अलजेब्राइक नंबर का कलेक्शन है ना, रियल अलजेब्राइक नंबर, वो क्या काउंटेबल होगा कि नहीं, हमने प्रूफ कर दिया कि वो काउंटेबल होगा। और चूंकि कोई भी रियल नंबर है तो इधर वो अलजेब्राइक नंबर होगा और वो क्या हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल नंबर होंगे। ट्रांसेंडेंटल नंबर की डेफिनेशन यही है कि ऐसे नंबर जो अलजेब्राइक नंबर नहीं है वो क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर होगा या तो फिर वो एक पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट का रूट हो जाएगा, और या तो फिर क्या हो जाएगा, वो ट्रांसेंडेंटल नंबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया कि जो ट्रांसेंडेंटल नंबर का कलेक्शन है वो भी एक काउंटेबल सेट है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको में से किसी को भी डाउट है तो आप फिर से अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ और रिजल्ट हम देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक यहाँ पर मैपिंग है f फ्रॉम n क्रॉस n टू n, एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं हम, f ऑफ mn इक्वल टू की पावर m टू की पावर n प्लस 1 और माइनस 1, then show that f is injective, ठीक है, injective, and hence n cross n is countable। याद करिए हमने काउंटेबिलिटी की इक्विवेलेंट कंडीशन 3 बताई थी कि कोई काउंटेबल सेट होगा या तो फिर n से उस सेट में क्या होना चाहिए, एक ऑनटू मैप होना चाहिए,
और या तो उस सेट से सेट ऑफ इंटीजर में क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव मैप होना चाहिए। तो ये हम n क्रॉस n से, अगर n में ये जो मैप डिफाइन है, अगर हम समहाउ इसे प्रूव कर दें कि ये क्या है, इंजेक्टिव है, तो अपने आप ही n क्रॉस n क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो आपको यही चेक करना है कि ये आपका इंजेक्टिव है कि नहीं। जैसे कि हमने ये प्रूफ किया था n क्रॉस n से, n में जो मैप डिफाइन किया गया था, mn गोज टू 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, इसको हमने दिखाया था कि ये क्या है, एक इंजेक्टिव मैप है। सेम वैसे ही आपको दिखाना है कि ये भी आपकी जो मैप है वो भी इंजेक्टिव है। तो आपको खुद से ट्राई करना, आई थिंक ये हो जाएगा। ठीक है, विदाउट प्रूफ हम कुछ और रिजल्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको लिस्ट कर रहे हैं। कुछ की जरूरत होगी तो प्रूफ भी करते हैं कि एवरी क्वोशिएंट सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, एज अ रिजल्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इसलिए लिस्ट कर रहे हैं। ये मैंने बताया ही था आपको कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डोमेन ए है और रेंज बी है, तो अगर ए आपका काउंटेबल है तो उसका रेंज भी काउंटेबल हो जाएगा। डोमेन किसी मैप का काउंटेबल है तो उसका रेंज भी डेफिनेटली काउंटेबल हो जाएगा। और इसका कंट्रा पॉजिटिव भी, कि अगर उसका रेंज अनकाउंटेबल है तो उसका डोमेन भी अनकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक रिजल्ट में। यहाँ पर देखिए, ये हम डिफाइन कर रहे हैं a इक्वल टू f कलेक्शन ऑफ मैप्स, और f क्या है, जस्ट मैप है फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n, कितनी बार, n टाइम्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको रिजल्ट यूज करना है, डायरेक्ट आपका कंक्लूड हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इस टाइप से दिया हुआ सेट है, उसको जब तक इस टाइप से नहीं लिखेंगे तो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। ठीक है, कि एक्चुअली में ये मैपिंग के फॉर्म में दिया हुआ है और ये क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको दोनों एक्चुअली में सेट थियोरेटिकली इक्विवेलेंट है, तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। तो आपको एक दूसरे में चेंज करना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन चेंज करना ये आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये हमें प्रूफ करना है, एक रिजल्ट हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया था, उसको हम कर दे रहे हैं रिकॉल। 0 1 इंटरवल इज अनकाउंटेबल। ठीक है, ठीक है, इन पर्टिकुलर AB ओपन इंटरवल is equivalent to CD, ठीक है, is equivalent to 0 1। ठीक है, R is अनकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि अगर ओपन इंटरवल 0 1 अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो उसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। A is uncountable, then B containing A is also uncountable। क्योंकि अगर B आपका काउंटेबल हो गया तो
काउंटेबल सेट का कोई भी सबसेट होगा तो वो भी काउंटेबल हो जाएगा। अब बी अगर काउंटेबल है और ए सबसेट है बी का, तो ए भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ए आपका अनकाउंटेबल है, इसलिए बी भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। और भी देखा था कि कोई भी नोट एनी इंटरवल ये विदाउट प्रूफ हम जस्ट लिख रहे हैं इसको, तो इसलिए इसके लिए मैप भी हमने डिफाइन किया था। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट आर। ये सबकी कार्डिनलिटी क्या है, सभी सेट अनकाउंटेबल सेट है और सबकी कार्डिनलिटी सी के बराबर है। ठीक है, एनी इंटरवल कंटेनिंग मोर देन वन पॉइंट, वन पॉइंट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, ये मोर देन वन पॉइंट क्यों, क्योंकि अगर हम ये इंटरवल क्लोज इंटरवल ये लें तो ये क्या है, जस्ट सिंगलटन ए है और ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो हम कोई भी अगर लें इंटरवल लें जिसमें कि एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो वो अनकाउंटेबल होगा। सिर्फ यही जो सेट है वो क्या है, फाइनाइट है और इसमें कितने एलिमेंट है, एक है। तो ऐसे जो पॉसिबिलिटी है उसको हमने एक्सक्लूड करने के लिए हमने ये लिखा है कि एनी इंटरवल कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, आके आते हैं इसी से, अगर आपको याद हो कि जो लोगों को पता है, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट है कि जो कनेक्टेड सेट होते हैं, कनेक्टेड सेट या दूसरी तरीके से हम स्टेट करें, ए इज कनेक्टेड सबसेट of R if and only if A is an interval, if and only if A is convex। ओके, तो ये तीनों चीजें इक्विवेलेंट है सेट ऑफ रियल नंबर के केस में। तो हम ऑब्वियसली क्या कह सकते हैं कि कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड और कन्वेक्स ना, कन्वेक्स और कनेक्टेड सबसेट containing more than one elements must be connected, convex subset of R must be an uncountable set। ठीक है, कोई भी कनेक्टेड सबसेट है आर का, कोई भी कनेक्टेड सबसेट है आर का, तो हमेशा क्या रहेगा, अगर उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो वो हमेशा अनकाउंटेबल सेट रहेगा। एक सिंगलटन, ये हम देख रहे हैं क्लोज इंटरवल ए, तो ये सिंगलटन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख रहे हैं कि कनेक्टेड हो, साथ में कम से कम दो एलिमेंट हो। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड सेट क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में कनेक्टेड सेट इंटरवल है, और इंटरवल में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा रिजल्ट है जो यूजफुल है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। लास्ट में हम ये प्रूफ कर रहे थे, अभी हम प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है, किससे, हम श्राइडर बर्नस्टाइन थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करेंगे कि जो 2 की पावर n है,
2 की पावर n is equivalent to open interval और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसे सोचिए, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है नेक्स्ट जो है कि जो पावर सेट है नेचुरल नंबर का वो क्या है, वो किसके इक्विवेलेंट है? ओपन इंटरवल 0 1 के। मीन्स ये भी एक्चुअली में क्या है, एक अनकाउंटेबल सेट है, ये हम दिखाना चाहते हैं। तो इससे पहले हम ये दिखाए, हम एक और रिजल्ट सिंपल है उसको प्रूफ करते हैं, फिर इसके रिजल्ट में आते हैं। वो ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज काउंटेबल। जितने भी फाइनाइट सबसेट हो सकते हैं काउंटेबल सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, सबका कलेक्शन क्या होता है कि काउंटेबल होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है, कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, फॉर ईच n let Pn is power set of 1 to up to n। हमने क्या किया है कि Pn एक जो n पे डिपेंड कर रहा है उसको हमने कैसे डिफाइन किया है? पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट 1 to n। ठीक है, 1 to n जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उस सेट का जो पावर सेट है उसको हमने डिफाइन किया है Pn से। ठीक है, देन नोट दैट ईच फाइनाइट सेट of n is member of Pn for some n। अगर ए कोई फाइनाइट सेट है n का, तो एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कि सच दैट ए क्या हो जाएगा? ए Pn का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, ईच फाइनाइट सेट ए is member of Pn for some n। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फाइनाइट सेट ए इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 and 3। ठीक है, तो अगर हम P3 कंटेंट P3 देखें तो P3 क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ 1 2 3। ठीक है, बाय डेफिनेशन। और ऑब्वियसली ये किसको कंटेन करेगा? ये किसको कंटेन करेगा? एक को कंटेन करेगा, क्योंकि 1 2 3 का जैसे ही पावर सेट लेंगे तो उसमें एक सबसे एक एलिमेंट 1,3 भी आ जाएगा। तो जो ए है वो किस में लाई कर गया? P3 में लाई कर गया। तो ऐसे ही कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो किसी ना किसी Pn में जरूर होगा। अब इन सभी Pn का अगर हम यूनियन ले लें तो ये यूनियन ऑफ Pn n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इज अगेन काउंटेबल। तो जो हमें प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था कि कोई भी जितने भी फाइनाइट सबसेट्स हो सकते हैं इनके, सबका कलेक्शन क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। तो जितने भी पॉसिबिलिटी है फाइनाइट सेट की, उन सबको हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो किसी न किसी Pn का एलिमेंट होगा। और Pn कैसे हमने डिफाइन किया है? Pn हमने डिफाइन किया है इस तरीके से, Pn ये है पावर सेट ऑफ n एलिमेंट। तो इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं?
2 की पावर n एलिमेंट हो सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो जस्ट ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें सारे फाइनाइट सबसेट ऑफ n आ जाएंगे। तो आपका जो रिजल्ट है वो फॉलो कर जाएगा, क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है। ठीक है, इनफैक्ट इससे भी अच्छा हमारे पास रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या है? इनफैक्ट वी हैव collection of all finite subsets of a countable set is countable। ठीक है, यहाँ पर हम काउंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं लिए हैं, यहाँ पर हमने कोई भी काउंटेबल सेट ले लिया है। अगर कोई भी काउंटेबल सेट लेंगे और उसका सारे फाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन ले लेंगे, तो वो भी आपका काउंटेबल होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने दिखा दिया कि जो फाइनाइट जितने भी सबसेट्स हैं, उन सब का कलेक्शन क्या हो गया, उन सब का कलेक्शन काउंटेबल हो गया। और एक बार अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, सपोज दैट, अभी हमने सपोज दैट कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो पावर सेट ऑफ n है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। एक सेकेंड के लिए अगर हम ये एज्यूम कर लें, तो हमने अभी क्या प्रूफ किया है कि जो फाइनाइट सबसेट का कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सेट्स, ये क्या है, ये आपका काउंटेबल हो गया। तो जो पावर सेट ऑफ n है, उसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम A यूनियन P यूनियन Q में कर सकते हैं, जहां P क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n है, और Q क्या है यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n। ये हमने दिखा दिया है कि P क्या दिखा दिया है हमने, काउंटेबल दिखा दिया है। और पावर सेट ऑफ n हम एज्यूम कर रहे हैं कि अनकाउंटेबल है, तो अपने आप ही Q क्या होना पड़ेगा, इसको अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ a countably infinite set is uncountable। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है। ठीक है, कि कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, यानी डिन्यूमरेबल सेट है, तो उसके जितने भी इनफाइनाइट सबसेट्स हो सकते हैं, उन सबका कलेक्शन क्या हो जाएगा, उन सबका कलेक्शन अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्योंकि हम ये जूम कर लिए हैं, जो अभी हमारा नेक्स्ट जो प्रूफ है यही का है, इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है, उसका जो पावर सेट है वो एक्चुअली में अनकाउंटेबल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या जस्ट कंक्लूड किया है, कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट में चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर हो, कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, तो उनके जितने भी इनफाइनाइट सबसेट्स पॉसिबल हैं, उन सब का कलेक्शन क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये आपका एक बड़ा रिजल्ट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है।
तो इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसको एज अ रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो यही है कि हम दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, वी वांट टू शो दैट 2 की पावर n, व्हाट इज 2 की पावर n? दिस इज जस्ट पावर सेट ऑफ n। ठीक है, इसी को हम 2 की पावर n कहते हैं। और मैपिंग के फॉर्म में ये क्या है, f such that f is map from set of natural number to element set 0, 1। ठीक है, जितने भी मैप हो सकती हैं, ठीक है, n से 0, 1 में उन सब का कलेक्शन क्या है, आपका पावर सेट ऑफ n के इक्विवेलेंट है। ठीक, और कैसे हम इक्विवेलेंसी कैसे दिखा सकते हैं, इक्विवेलेंसी आप ऐसे दिखा सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लें a सबसेट ऑफ n लें, तो a को हम पावर सेट ऑफ n से, पावर सेट ऑफ n से हम 2 की पावर n में एक मैप डिफाइन कर रहे हैं। कैसे कि a कोई भी सबसेट है n का, तो f ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ a इक्वल टू हो जाए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a। ये कैसे डिफाइन होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a इज डिफाइंड बाय this is equal 0 x not belongs to a and 1 x belongs to a। तो हमारे पास हर एक a के लिए एक फंक्शन है, और हर एक जो फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग एक सेट मिल जाएगा। तो जो f है यहाँ पर, now check that f is a bijection। ठीक है, बाइजेक्शन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसलिए 2 की पावर n इज एक्चुअली इक्विवेलेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पावर सेट n आप कहें या 2 की पावर n कहें, या तो फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करें, तीनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो हम आते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ओके, हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि जो we will show that 2 की पावर n is equivalent to 0, 1। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, एक मैप लीजिए f फ्रॉम 2 की पावर n से यहाँ 0, 1 में। अब f ऑफ a इज, ठीक है, क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इस d इक्वल टू पॉइंट d1 d2 d3 where dn equal to 1 if and only if n belongs to a। मीन्स, ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं। हमें मालूम है कि हर एक इस इंटरवल के हर एक एलिमेंट को हम यूनिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में उसका यूनिक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम इस सेट को कहाँ भेज रहे हैं, ऐसे एलिमेंट पे, ऐसे नंबर पे भेज रहे हैं जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट d1 d2 d3 होगा। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में या तो 0 आएगा और या तो 1 आएगा। अब इसमें से वही dn यानी कि d1 1 होगा, d1 1 होगा अगर 1 बिलोंग कर जाए a में। मीन्स कि अगर हम पर्टिकुलर एक सेट लें, मान लीजिए कि 1
5 और 3, ठीक है। इसका हम इमेज ढूंढे तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी कि इसकी इमेज हो जाएगी 0.101010000, ठीक है। जितने भी n यहाँ पर हैं उस प्लेस में 1 होगा, बाकी सारी जगह पे 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है तो फर्स्ट प्लेस में D1 की वैल्यू 1 हो गई, 3 है तो थर्ड प्लेस में 1 हो गया, 5 है तो फिफ्थ प्लेस में 1 हो गया। बाकी जो वैल्यू यहाँ पर जो इंटीजर नहीं है उस प्लेस पर हम क्या कर रहे हैं, सभी को 0 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम मैप डिफाइन करें तो ये मैप अपने आप ही आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मैप है ये एक्चुअली में इंजेक्टिव मैप है। नाउ चेक दैट F is an injective map। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम f ऑफ n ले लें, f ऑफ n में सारे इंटीजर आ गए हैं तो बाय डेफिनेशन ये कहाँ पर जाएगा, 0.11111 पे जाएगा। तो एक्चुअली में हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ना करके हम इसको कर देते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और d1 इक्वल टू यहाँ पर 3 कर देते हैं इफ n बिलोंग्स टू a, एंड dn इक्वल टू 5 कर देते हैं इफ एंड ओनली इफ n नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। 1 है n में तो जो 1 फर्स्ट पॉइंट पर आ जाएगा, 3, फिर 2 नहीं है तो वहां पर 5 आ जाएगा, फिर 3 है तो वो 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये सारे के सारे 5 5 होते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैप जो डिफाइन है ये कैसे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 5 है। 3 पॉइंट है तो तीन पोजीशन पर, यानी कि D1 D3 और यहाँ पर जो D5 रहेगा उन सब की वैल्यू की तो क्या हो जाएगी, 3 3 हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन में 3 3 हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग पोजीशन है उन सब में क्या हो जाएगा, अगर n a में नहीं है तो उस पोजीशन पे क्या आएगा, m आएगा। अब इस मैप को आप देख सकते हैं कि ये प्रूव दैट f इज इंजेक्शन, ठीक है। और इंजेक्शन हो जाएगा इसलिए जो कार्डिनलिटी ऑफ 2 की पावर n है वो इस लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इंटरवल 0 1 की हो जाएगी, ठीक है। ये डेफिनेशन थी, अगर इंजेक्टिव मैप ए से बी में है तो ए की जो कार्डिनलिटी है बी की कार्डिनलिटी से कम हो जाएगी। अब हम एक दूसरा एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, जी कहाँ से, 0 एंड 1 से 2 की पावर n में। कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि g ऑफ d, d क्या है, इसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए लिखते हैं d1 d2, ठीक है, ये हमने लिखा। और इसकी जो इमेज है हम क्या कर रहे हैं कि इसकी इमेज a है, और a कैसे डिफाइन है, इज इक्वल टू a वेयर a is collection of those integers n for which dn इक्वल टू 1 हो, ओके। अब कैसे वर्क करेगा, फॉर एग्जाम्पल g ऑफ 0.1011001000
इसकी इमेज क्या हो जाएगी, देखिए ये D1 है, ठीक है, ये क्या है D3 है, D1 D3, ये क्या है D4 है, D5 D6 D7 है, ठीक है, और इसके बाद D7 है, इसके बाद सारे 0 हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि इसकी इमेज ऐसा सेट होगा जिसमें इंटीजर n होगा, अगर dn क्या हो जाए 1 हो जाए, तो आपका जो a है वो क्या हो जाएगा 1 1 आएगा, क्योंकि आपका d1 क्या है 1 है, d3 1 है इसलिए 3 आ जाएगा, d4 आपका 1 है इसलिए 4 आ जाएगा, और d7 1 है इसलिए 7 आ जाएगा। तो इस जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इस रियल नंबर की इमेज ये सेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा और उसकी जी इमेज हम एक सेट बना सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सबसेट हो जाएगा, और हम चेक कर सकते हैं, वन कैन प्रूव दैट जी इज आल्सो इंजेक्टिव मैप, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, इसलिए जो कार्डिनलिटी है 0 1 की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ 2 की पावर n हो जाएगी। अब हम यहाँ पर श्राइडर बर्नस्टाइन थ्योरम यूज करेंगे। नाउ यूज श्राइडर बर्नस्टाइन थ्योरम and conclude that cardinality of 2 की पावर n is equal cardinality of 0 1, और 0 1 की कार्डिनलिटी क्या है, ये अनकाउंटेबल सेट है, इसलिए ये भी एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। हेंस 2 की पावर n, दैट इज पावर सेट ऑफ n इज एन अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर दिए, ठीक।